वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पेपर 3 पार्ट ए यूनिट 1 को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम स्टार्ट करा। हमने इसमें देखा था कि एक्चुअली में राष्ट्रीय आय होती क्या है। तो हमने क्या पढ़ा था राष्ट्रीय आय में? द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced by normal resident of a nation in a specific period. टोटल मौद्रिक मूल्य अंतिम वस्तु और सेवा का किसी भी आम नागरिक के द्वारा बनाया हुआ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड में राष्ट्रीय आय। हमने बात करी थी कि ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है। हमने टाइप्स ऑफ गुड्स देखे थे कि वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं। हमने देखा था वस्तुएं इंटरमीडिएट भी होती हैं और फाइनल भी होती हैं। ठीक, इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो राष्ट्रीय आय है हमारे देश में, ये राष्ट्रीय आय निकालता कौन है। तो हमने नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस एनएसओ के बारे में पढ़ा। इसके अलावा राष्ट्रीय आय से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे थे हमने। जैसे हमारे देश में अगर राष्ट्रीय आय निकालने का सबसे पहला अटेम्प्ट किया था तो वो किया था दादा भाई नायरोजी ने। फिर हमने पीसी महालनोबिस जी की बात करी थी, जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। इसके बाद हमने जैसा बताया कि हमने टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़े थे, वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं। तो हमने देखा था उसमें इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कैसे गुड्स होते थे? जो फाइनल प्रोडक्ट बनना है उसके लिए जिन गुड्स की रिक्वायरमेंट होती थी फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए, उनको इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता था। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने देखा था कि अगर चाय बनानी है तो चाय के लिए हमें चाहिए चाय पत्ती, शक्कर, दूध। तो ये जो चाय पत्ती हो गई, शक्कर हो गया, दूध हो गया, ये क्या हो गई? ये इंटरमीडिएट गुड्स हो गए, क्योंकि इनकी मदद से फाइनल चाय बनेगी जो फाइनल प्रोडक्ट होगा। ठीक, हमने देखा था फाइनल गुड्स में भी दो तरीके के गुड्स हमने देखे थे। एक था कंजम्पशन गुड्स और एक था कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स मतलब ऐसा वस्तुएं जिसको आप कंज्यूम करते हैं, मतलब जो फाइनल कंजम्पशन है, जिससे आप कोई आर्थिक आय जनरेट नहीं कर रहे। और कैपिटल गुड्स मतलब ऐसी वस्तुएं जो आप खरीद रहे हैं तो उससे आप कैपिटल जनरेट कर रहे हैं। ठीक, हमने बताया था आपको कंजम्पशन गुड्स के बारे में। तो कंजम्पशन गुड्स में मतलब जैसे जो हम फाइनल कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण भी दिया था कि अगर मैं ओरियो का बिस्किट का पैकेट लेकर के आया और अगर मैंने वो पैकेट बिस्किट का खा लिया तो वो मेरे लिए कंज्यूमेबल गुड हो गया। वही गुड क्या हो गया मेरे लिए? कंज्यूमेबल गुड हो गया। लेकिन वही अगर मैंने उसी ओरियो का बिस्किट मार्केट से लेकर के आया और उसका इस्तेमाल मैंने शेक बनाने में कर लिया और उस शेक को मैंने मार्केट में बेचा, तो वो मेरे लिए क्या हो गया? कैपिटल गुड हो गया। मैंने उसी बिस्किट का इस्तेमाल कंजम्पशन गुड के रूप में भी और कैपिटल गुड के रूप में भी किया। आप जो एसेट्स वगैरह खरीदते हैं, जो प्रॉपर्टी है, जो पूंजी आप लगाते हैं, जैसे घर खरीदते हैं, वो क्या है? वो कैपिटल गुड है। क्यों? क्योंकि वो आपको फर्दर इनकम देगा, या तो रेंट के रूप में देगा या आप फ्यूचर में उसको बेचेंगे तो आपको कैपिटल गेन होगा। ठीक, लेकिन वही अगर आप कंजम्पशन की बात करें, अगर आप कोई जैसे टीवी खरीद के लाए तो समय के साथ वो टीवी की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, क्योंकि आप उसको क्या यूज कर रहे हैं? एज अ कंजम्पशन गुड यूज कर रहे हैं। अब कंजम्पशन गुड्स में भी मैंने दो तरीके के गुड्स बताए थे, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और ड्यूरेबल गुड्स, पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल। पेरिशेबल मतलब ऐसे गुड्स जो समय के साथ खराब हो जाते हैं, जैसे खाने पीने का सामान। खाने पीने का सामान एक समय तक ही सही रहेगा, उसके बाद वो खराब हो जाएगा। आप चाहे ब्रेड ले लो, बटर ले लो, बिस्किट ले लो, कोई भी खाने का सामान आप ले लो। ठीक, तो वो क्या होता था? पेरिशेबल गुड। और नॉन पेरिशेबल अगर मैं बात करूं तो आपका मोबाइल फोन, टीवी, एसी, ये सब क्या है? ये समय के साथ खराब नहीं होते। ठीक है, मतलब ये जल्दी खराब नहीं होते, खराब होते हैं लेकिन समय लगता है। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है? नॉन पेरिशेबल गुड्स। तो यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है,
अब इसके आगे हम देखेंगे कौन कौन से और टर्म्स हैं। देखिए राष्ट्रीय आय में मैंने आपको एक चीज बताई नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में। तो अब ये आम नागरिक या जिसे हम कहें नॉर्मल रेसिडेंट होता क्या है, हमारे देश के लिए जो नॉर्मल रेसिडेंट है वो कौन है। ठीक, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। अब एक बात मैंने आपको और बताई थी डेफिनेशन में नेशनल इनकम के, कि जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं बाय अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ नेशन इन अ स्पेसिफिक पीरियड। तो ये स्पेसिफिक पीरियड क्या है, अगर हम बात करें उस डेफिनेशन की, तो उसमें एक टर्म आया स्पेसिफिक पीरियड। तो सबसे पहले तो हम यही समझते हैं कि ये स्पेसिफिक पीरियड क्या है। देखिए स्पेसिफिक पीरियड का मतलब होता है, अगर हम हमारे देश के हिसाब से बात करें, अगर हम अपने देश के, क्योंकि हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम अपने देश के हिसाब से बात करेंगे। तो स्पेसिफिक पीरियड का मतलब यहाँ पर है फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष। देखिए हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना, वो शुरू होता है 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, जिसे हम वित्तीय वर्ष कहते हैं। तो वहां पर जो स्पेसिफिक पीरियड की बात हो रही थी, वो इंडिया के एस्पेक्ट में देखा जाए तो एक फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। तो अगर हम उस डेफिनेशन को इंडियन एस्पेक्ट से समझें, तो इट इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू, टोटल मौद्रिक मूल्य किसका, अंतिम वस्तु और सेवा का, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो एक नॉर्मल रेसिडेंट ने प्रोड्यूस की है इन अ फाइनेंशियल ईयर। स्पेसिफिक पीरियड का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। बात समझ में आई है? तो स्पेसिफिक पीरियड आपको समझ में आया। अब हम बात करेंगे, देखिए मैंने अभी आपको बताया ना नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में। तो ये नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले आप दो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। पहला नोट करिए, फैक्टर इनकम। हेडिंग डालिए फैक्टर इनकम। अब हम समझते हैं कि ये फैक्टर इनकम क्या होती है। देखिए फैक्टर इनकम जो है, या जिसे हम कहेंगे कारक आय, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, कारक आय, कारक, फैक्टर इनकम। अगर हम फैक्टर इनकम की बात करें, तो ये वो आय है, मतलब ये वो इनकम है जो हमारे जो उत्पादन के कारक थे, उत्पादन के जो कारक थे, उनके ओनर्स, उनके जो मालिक हैं, मतलब उत्पादन के कारक, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उनके जो ओनर्स थे, वो जो इनकम रिसीव कर रहे हैं या वो जो पैसा कमा रहे हैं उन चीजों से, उसी को बोला जाता है फैक्टर इनकम, कारक आय। देखिए हमने आपको बताया था उत्पादन के कारक, अगर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, तो मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ 4 उत्पादन के कारक होते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें तो होती है लैंड, जमीन। ठीक, दूसरा होता है कैपिटल, तीसरा होता है लेबर, और चौथा होता है एंटरप्रेन्योरशिप। ये 4 उत्पादन के कारक होते थे। पहला है जमीन, दूसरा है पूंजी, तीसरा है श्रमिक, और चौथा है उद्यमिता। लैंड, कैपिटल, लेबर और कैपिटल, सॉरी एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 कारक होते थे। और मैंने आपको बताया था जब मैं ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बता रहा था, कि अगर किसी के पास जमीन है तो उसको उसके एवज में क्या मिलता है, किराया, रेंट। ये मैंने आपको बताया था, उसके एवज में क्या मिला है, रेंट, किराया। अगर किसी के पास पूंजी है, कैपिटल अगर हम बात करें, तो उस एवज में उसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट। मैंने बताया था आपको, इंटरेस्ट मतलब ब्याज। अगर किसी के पास पूंजी होती है तो क्या मिलता है, उससे ब्याज मिलता है। अगर कोई लेबर है, श्रमिक, ठीक है, तो उसको क्या मिलेगा,
अगर हम बात करें तो उसको मिलेगी वेजेस, जिसे हम कहते हैं दिहाड़ी। और अगर वो जो सैलरीड बेस है तो उसको सैलरी मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी। तो वेजेस और सैलरी, ठीक। और अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कोई उद्यमशीलता है, कोई नया बिजनेस खोल रहा है, तो उसे क्या होता है? प्रॉफिट, ठीक। तो ये चार जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के कारक, इनसे जो आय उत्पन्न होती है इनके ओनर को, उसको हम उनकी कारक आय या फैक्टर इनकम मानते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति के पास जमीन है तो उससे उसे क्या मिलेगा? किराया मिलेगा भाई, किराया मिलेगा ना उससे। लैंड अगर किसी के पास है तो उसे क्या मिलेगा? उसको किराया मिलेगा। अगर किसी के पास पैसा है तो उसे उससे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। किसी के पास कैपिटल है तो उससे क्या मिलेगा? उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर कोई लेबर है, श्रमिक, अब लेबर एजुकेटेड भी होते हैं और अनएजुकेटेड भी होते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो जो अनएजुकेटेड लेबर होते हैं उनको क्या मिलते हैं? वेजेस मिलते हैं। वेजेस का मतलब होता है दिहाड़ी। दिहाड़ी का मतलब बेसिकली होता क्या है? जहां पर रोज की पेमेंट होती है, मतलब आप हर दिन काम करेंगे और उस दिन के काम का अगर आपको पेमेंट मिल रहा है तो इसको कहा जाता है वेजेस या दिहाड़ी। और वही अगर आप पूरे महीने काम कर रहे हैं और महीने के एंड में आपको पूरे महीने की तनख्वाह मिल रही है, उसको सैलरीड कहा जाता है। तो नॉर्मली हमारा जो पढ़ा लिखा श्रमिक होता है वो जनरली क्या है, उनको क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। लेकिन जो उतना पढ़ा लिखा श्रमिक नहीं होता, जैसे हमारे जो लेबर होते हैं, आप देखिए लेबरों को डेली का पैसा मिलता है, लेकिन उसी कंपनी में जो ऑफिसर काम कर रहा है या जो वहां पर सैलरी ले रहा है, उनको हर दिन का पैसा नहीं मिलता, उनको महीने के एंड में पैसा मिलता है, ठीक है। तो वेजेस और सैलरीज मतलब ले दे करके अगर आप लेबर हैं तो आपको तनख्वाह या दिहाड़ी मिलेगी मिलेगी, उससे भी आपकी कमाई है। और चौथा, अगर आप उद्यमशीलता है, आपने कोई बिजनेस खोला, ठीक है, तो उसमें भी आपको क्या होता है? प्रॉफिट होता है। भाई प्रॉफिट होगा ना, लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। बात समझ में आ रही है? तो इन चारों चीजों के जो ओनर है, ठीक है, वो इन चारों चीजों से जो इनकम अर्न कर रहे हैं, जो पैसा वो कमा रहे हैं, उसी को कारक आय बोला जाता है, फैक्टर इनकम बोला जाता है। समझ में आया आपको? क्योंकि ये चारों लोग क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या कर रहे हैं? कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस आधार पर उनको क्या मिलता है? कारक आय। जैसे आपकी जमीन है, ठीक है, अब आपकी जमीन है, मान लीजिए किसी फैक्ट्री वाले ने उसको किराए पे ले लिया। फैक्ट्री वाले को कुछ प्रोडक्शन करना है, कुछ उत्पादन करना है, उसने आपकी जमीन किराए पे ले ली, तो उसके एवज में वो आपको देगा क्या? जाहिर सी बात है ना, आपको किराया देगा उसका। भाई आपकी जमीन है तो आपको किराया मिलेगा। ऐसे ही अगर आपने पूंजी लगाई है किसी कंपनी में तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपने लेबर प्रोवाइड कराया तो उन लेबरों को सैलरी और वेजेस मिलेंगे। और अगर आप खुद कोई बिजनेस करते हैं तो उससे आपको प्रॉफिट होगा। तो मतलब यहां पर क्या है, बेसिकली आप एक चीज समझें, यहां पर बाइलेटरल पेमेंट है। ये देखिएगा, यहां पर जितना भी अगर आप देखें तो ये बाइलेटरल पेमेंट है। आप कुछ करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। मतलब कि आप अगर उत्पादन में सहायता या कंट्रीब्यूट करेंगे तो ही आपको पैसा मिलेगा। जैसे अगर आपके पास जमीन होगी तो ही तो रेंट मिलेगा ना भाई। आपके पास अगर कैपिटल होगी तो इंटरेस्ट मिलेगा। आपके पास अगर आप लेबर हो, आप काम करोगे तो आपको तनख्वाह मिलेगी। क्या फ्री में तनख्वाह मिलती है क्या? क्या फ्री में तनख्वाह मिलती है क्या किसी को? किसी को भी फ्री में तनख्वाह नहीं मिलती। तो अगर आप लेबर हैं तो आपको काम करेंगे तो तनख्वाह मिलेगी। ऐसे ही अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप रिस्क लेंगे तो ही तो प्रॉफिट होगा ना भाई। तो रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। तो यहां पर द्विपक्षीय वो है, आप पैसा लगाएंगे तो पैसा मिलेगा, आप नौकरी करेंगे तो तनख्वाह मिलेगी, आपके पास जमीन होगी तो किराया मिलेगा। तो आपको समझ में आ रहा है कारक आय में? कारक आय का मतलब यह है कि
इसका जो पैसा है वो द्विपक्षीय, आप मेहनत करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। बात समझ में आ रही? और ये राष्ट्रीय आय में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं नेशनल इनकम में, याद रखिएगा। हमारी जो राष्ट्रीय आय है उसमें डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होता है फैक्टर इनकम का, क्योंकि ये सब हमारे राष्ट्रीय आय में जुड़ता है, क्योंकि ये सब उत्पादन के कारक है। तो आपको कारक आय समझ में आई? उत्पादन के कारकों के द्वारा कमाया हुआ पैसा जो उसके ओनर ने कमाता है उसको कारक आय कहते हैं। यहां पर इसको फैक्टर इनकम बोला ही इसीलिए जा रहा है क्योंकि जो उत्पादन के कारक या फैक्टर हैं उन्हीं से हमें जो पैसा अर्न हो रहा है उसी को क्या कहा गया है? फैक्टर इनकम। समझ में आया आपको फैक्टर इनकम क्या होता है? तो फैक्टर इनकम अगर एक भाषा में समझे तो अर्निंग रिसीव्ड बाय द ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब उत्पादन के कार्यों में उनके जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए वो जो पैसा अर्न कर रहे हैं, किनसे? उत्पादनों के कारकों से, उसी को क्या बोलेंगे? कारक आय, फैक्टर इनकम। और ये नेशनल इनकम में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है। यहां तक बात समझ में आई आपको? फैक्टर इनकम समझ में आया? ठीक है, क्लियर है ये? ठीक, अगला लिखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। फैक्टर इनकम आपको समझ में आ गया? अगला बात करते हैं, अगला नोट करिए ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम, इसको हिंदी में बोला जाता है हस्तांतरण आय। ट्रांसफर इनकम को बोला जाता है हस्तांतरण आय। देखिए, अभी हमने पढ़ा फैक्टर इनकम के बारे में। फैक्टर इनकम में हमने एक चीज देखी कि यहां पर जो पेमेंट है वो बाइलेटरल है। आप मेहनत करेंगे, आप पैसा लगाएंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। आप नौकरी करेंगे तो सैलरी मिलेगी, आपके पास जमीन होगी तो रेंट मिलेगा। मतलब यहां पर पैसा आपको फैक्टर इनकम में डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, आप कुछ करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ कई ऐसी चीज भी हैं जिसमें कुछ नहीं करने पर भी पैसा अगर आपको मिल रहा है, कुछ नहीं करने पर अगर आपको पैसा मिल रहा है तो उसको हस्तांतरण आय या ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। ठीक है, मतलब यहां पर इनकम जो है, ठीक है, वो रिसीव्ड इनकम, रिसीव्ड without rendering any goods and service in return, without rendering any goods and services in return। मतलब कि आप ना तो कोई वस्तु और ना कोई सेवा दे रहे हो उस पैसे को मिलने के बाद। मतलब बिना मेहनत के जो पैसा आ रहा है उसको हस्तांतरण आय या ट्रांसफर इनकम कहा जाता है। तो इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी गुड्स एंड सर्विस इन रिटर्न इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। मतलब बिना मेहनत के पैसा मिलना, ये ट्रांसफर इनकम। उदाहरण के तौर पर देखिए, आप सब स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप सब स्टूडेंट हैं। तो जब स्टूडेंट, जैसे अगर हम बात करें, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, भाई आज आप लोग, कुछ लोग नौकरी कर रहे होंगे लेकिन कुछ लोग सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर आप अपने घर से दूर रह रहे हैं तो आपके घर वाले आपको महीने खर्च के लिए पैसे भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे? भाई एक लड़का या एक लड़की अगर अपने घर से दूर रह रहे हैं और कहीं रह करके पढ़ाई कर रहे हैं तो भाई उनके घर वाले उनको कुछ तो पैसा भेज रहे होंगे महीने के खर्चे के लिए। तो क्या वो पैसा उन्होंने कोई काम करके कमाया? वो तो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं।
उन्होंने कुछ कमाया, उन्होंने कुछ काम तो किया नहीं, लेकिन फिर भी उनके पास पैसा आ रहा है, मतलब बिना कुछ किए पैसा आ रहा है, तो इसको हम ट्रांसफर इनकम कहेंगे। बात समझ में आ रही है? आपके माँ बाप जो आपको पैसा भेज रहे हैं घर खर्च के लिए कि आप पढ़ाई कर सको, वो क्या है? ट्रांसफर इनकम में आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारी सरकार, देखिए जो, अगर हम अपनी सरकार की बात करें तो सरकार गरीब लोगों को बहुत सारी सब्सिडी देती है, बहुत सारी योजनाएं चलाती है। अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री आवास योजना, लोगों को घर मिल रहा है, लोगों को घर मिल रहा है ना। अगर हम बात करें पीएम आवास योजना, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, पीएम आवास योजना, गरीब लोगों को घर मिल रहा है। क्या उस घर के लिए उन्होंने कोई मेहनत करी? क्या उन्होंने कोई गुड्स या सर्विस इन रिटर्न करी जिससे एवरेज में उनको घर मिला? उनको सरकार ने घर अपनी तरफ से दिया। तो ये कौन सी इनकम है? ये ट्रांसफर इनकम। कृषि, हमारे एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किस्त पहुंच रही है किसानों को। जो किस्त पहुंच रही है उसके लिए उन्होंने कोई काम किया क्या किसानों ने? लेकिन सरकार आर्थिक तौर पर किसानों को मदद देने के लिए ये पैसा उनके अकाउंट में जमा कर रही है। ये क्या है? ये ट्रांसफर इनकम है। उसके लिए उन्होंने कोई मेहनत या कोई गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न प्रोवाइड नहीं की। ठीक। तो इससे आपको समझ में क्या आ रहा है? आप कुछ कर नहीं रहे लेकिन फिर भी आपको पैसा मिल रहा है। इसको बोलते हैं वन वे फ्लो ऑफ इनकम। ये देखिए, एक ही रास्ता है इनकम का, वन वे फ्लो ऑफ इनकम। भाई आपके घर वाले आपको पैसा भेज रहे हैं घर खर्च के लिए, आप उसके लिए कुछ काम कर रहे हैं क्या एवरेज में? तो पैसा क्या एक तरफ ही है ना, वन वन वे ही फ्लो है ना इनकम का। ठीक। या प्रधान या कोई सरकारी योजना से आपको पैसा मिल रहा है, या सरकारी योजना से जो सुविधाएं मिल रही है, उसके लिए आप कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। सरकार आपको सुविधा दे रही है। ऐसे ही सरकार आपको सब्सिडी भी देती है। ऐसे ही सरकार क्या करती है? आपको सब्सिडी भी देती है। ठीक। आपने किसी को डोनेशन दिया या आपको कोई डोनेशन मिला, देखिए हमारे यहाँ देश में बहुत सारे लोग जो हैं वो दान पुण्य भी करते हैं, डोनेशन वगैरह देते हैं। जैसे बहुत सारे एनजीओज हमारे यहाँ जो गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन, हेल्थ, इनकी व्यवस्था करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये इनको लोगों को पैसा डोनेट करते हैं। तो ये जो डोनेशन है ये भी क्या है? ट्रांसफर इनकम। भाई इस वो जो पैसा वो दान में दे रहे हैं, दान वालों ने उनके लिए कुछ किया क्या? वो तो ऐसे अपनी मर्जी से दान दे रहे हैं। मंदिरों में आप चढ़ावा चढ़ाते हैं, ठीक है, तो मंदिर ने कुछ किया है क्या आपके लिए? आप अपनी मर्जी से वहां डोनेट करते हैं, तो वो क्या है? ट्रांसफर इनकम। ठीक। आप सब स्टूडेंट्स हैं, बहुत से गरीब स्टूडेंट्स हैं जिनको सरकार स्कॉलरशिप देती है, स्कॉलरशिप देती है। बहुत सारी सरकारें होती हैं वो सर बच्चों को पढ़ने के लिए क्या देती हैं? स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप क्या है? वो भी तो ट्रांसफर इनकम है। उसके एवज में बच्चे ने कुछ किया थोड़ी सरकार के लिए, कोई गुड्स और सर्विसेज थोड़ी प्रोवाइड कराई उनको। सॉरी। लेकिन उनको फीस भरने के लिए पैसा मिल रहा है सरकार से। ये क्या है? ये भी ट्रांसफर इनकम। ठीक। बहुत सी सरकारें बेरोजगारी भत्ता भी देती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। बहुत सी सरकारें हैं जो युवाओं को क्या दे रही हैं? बेरोजगारी भत्ता। तो बेरोजगारी भत्ता भी क्या है? भाई आप कोई एम्प्लॉयमेंट उनके लिए थोड़ी कर रहे हो जो आपको पैसा दे रही है, वो तो अनएम्प्लॉयमेंट का पैसा दे रही है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारी चीजें हैं, ये सब ट्रांसफर इनकम में आती है। और ये वन वे फ्लो ऑफ इनकम, मतलब इसमें सामने से कोई रिसीविंग नहीं हो रही है, बस एक तरफ से पैसा ट्रांसफर। इसीलिए राष्ट्रीय आय में, नेशनल इनकम में
ट्रांसफर इनकम को कैलकुलेट नहीं किया जाता है। ट्रांसफर इनकम जो है उसको कैलकुलेट नहीं किया जाता है राष्ट्रीय आय में। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि उससे कोई आर्थिक गतिविधि नहीं हो रही है, इसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहेंगे। आप याद करिए, मैंने आपको आर्थिक गतिविधि भी बताई थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी हम उसी को कहेंगे। देखिए, पैसा इसमें भी इन्वॉल्व है, इन सब चीजों में मनी इन्वॉल्व है कि नहीं? तो बहुत से लोगों को इस बात का कंफ्यूजन होता है कि सर ये भी तो आर्थिक क्रिया है, क्योंकि आर्थिक क्रिया का मतलब ऐसी क्रिया जिसमें पैसा इन्वॉल्व है। यहां पर मैंने जितने भी आपको उदाहरण दिए इनमें भी तो पैसा इन्वॉल्व है। भाई सरकार सब्सिडी के रूप में आपको क्या दे रही? पैसा ही तो दे रही है। ठीक है, तो यहां पर भी तो पैसा इन्वॉल्व है। तो जब पैसा इन्वॉल्व है तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होना। और मैंने आपको बताया था आर्थिक गतिविधि मतलब ऐसा जिसमें प्रॉफिट हो, लॉस हो, एक इनकम जनरेट हो। इनकम यहां भी हो रही है लेकिन आप उसके एवज में कुछ कर नहीं रहे। तो इसीलिए राष्ट्रीय आय में ट्रांसफर इनकम को नहीं जोड़ा जाता, हस्तांतरण आय को नहीं जोड़ा जाता। तो आपको फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में फर्क समझ में आया? अगर आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके आपको पैसा मिल रहा है, मतलब आप कोई गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तब आपको जो इनकम हो रही है वो फैक्टर इनकम। लेकिन अगर आप को सिर्फ इनकम रिसीव हो रही है और आप कोई गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर इनकम, हस्तांतरण आय। बात समझ में आ गई आपको? तो कारक आय और हस्तांतरण आय समझ में आया आपको? फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के कंसेप्ट समझ में आया आपको? क्लियर है? ठीक, समझ में आ गया ना? यहां तक नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलो अब हम बात करेंगे नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में, जो हमने राष्ट्रीय आय में पढ़ा था। आम नागरिक, नॉर्मल रेसिडेंट। तो अगर हम बात करें नॉर्मल रेसिडेंट, आम रहवासी, ठीक है। अब देखिए ये आम रहवासी होता कौन, और इसी के द्वारा बनाए गए अंतिम वस्तु और सेवा को हम राष्ट्रीय आय में जोड़ते हैं, उसी की मॉनेटरी वैल्यू को जोड़ते हैं। जो ये जो नॉर्मल रेसिडेंट है वो एक पर्टिकुलर रीजन में जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। तो ये फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कौन कर रहा है? ये आम रहवासी, नॉर्मल रेसिडेंट। तो अगर हम बात करें तो ये नॉर्मल रेसिडेंट या आम रहवासी कौन है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये नॉर्मल रेसिडेंट कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोई घरेलू हाउस होल्ड हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोई एंटरप्राइज भी हो सकता है, कोई इंडस्ट्री भी हो सकती है, वो भी एक नॉर्मल रेसिडेंट है। और कोई इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं। तो या तो वो कोई इंडिविजुअल हो सकता है, या घरेलू हाउस होल्ड हो सकता है, एंटरप्राइज हो सकती है, या इंस्टीट्यूशन हो सकता है। ठीक, ये अगर किसी एक देश में रह रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में रह रहे हैं, मान लेते हैं इंडिया। अगर ये किसी एक देश या इंडिया में अगर रह रहे हैं, ठीक है, और ये इस देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, याद रखिएगा, आर्थिक क्रिया कर रहे हैं 1 साल या उससे ज्यादा, 1 ईयर और मोर, मतलब 1 साल या उससे ज्यादा आर्थिक क्रिया अगर ये लोग कर रहे हैं, तो ये उस देश के नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे, आम रहवासी कहलाएंगे, नॉर्मल रेसिडेंट
तो सिंपल डेफिनेशन है नॉर्मल रेसिडेंट की, कोई भी व्यक्तिगत व्यक्ति हो या कोई इंस्टीट्यूट हो, मतलब कोई कंपनी हो, एंटरप्राइज हो, अगर वो किसी देश में 1 साल या उससे ज्यादा आर्थिक क्रिया अगर उस देश में कर रहे हैं तो ये उस देश के आम रहवासी होंगे और इनके द्वारा बनाए गए फाइनल गुड्स और सर्विसेज को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। ठीक। अब देखिए, मैंने यहां पर नॉर्मल रेसिडेंट की बात करी है, आम रहवासी की बात करी है। क्या मैंने पूरी डेफिनेशन में कहीं पर भी नागरिक शब्द का उपयोग किया, सिटीजन का? मैंने पूरे उसमें कहीं पर भी सिटीजन शब्द का उपयोग किया? मैंने आपको नागरिकता की बात कही क्या? आम रहवासी और नागरिकता में फर्क है, हमें ये फर्क समझना होगा। देखिए, उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कि कोई अमेरिका का व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति है जो अमेरिका का नागरिक है। चलिए उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं एलॉन मस्क, विश्व के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं एलॉन मस्क। अब एलॉन मस्क को जो है इंडिया आना है, मतलब एलॉन मस्क क्या करते हैं, अपनी एक कंपनी जो है वो इंडिया में खोल देते हैं। एलॉन मस्क की कंपनी है और वो क्या करते हैं, इंडिया में आ जाते हैं, उन्होंने अपनी एक ब्रांच इंडिया में खोल दी। ठीक। और इंडिया में वो आर्थिक गतिविधि कर रहे, करते करते उनको 1 साल से ज्यादा हो गया, 1 ईयर और मोर, मतलब 1 साल से ज्यादा उनको हिंदुस्तान में आर्थिक क्रिया करते हुए 1 साल हो गया है उससे ज्यादा, तो वो और या उनकी कंपनी भारत के नॉर्मल रेसिडेंट हो जाएंगे और इनकी जो भी आय होगी भारत से वो भारत के राष्ट्रीय आय में जुड़ने लगे। बात समझ में आ रही है? तो नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब ये नहीं है। अब देखिए, एलॉन मस्क हैं कहाँ के? अमेरिका के हैं नहीं। अगर वो अपनी कंपनी डाल भी रहे तो वो कंपनी कहाँ की है? अमेरिका की है। तो क्या एलॉन मस्क भारत के नागरिक हैं क्या? क्या एलॉन मस्क भारत के नागरिक हैं? नहीं, वो भारत के नागरिक नहीं है। बट वो आर्थिक गतिविधि कर रहे हैं भारत में 1 साल से ऊपर, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे। ऐसे ही उदाहरण के तौर पर मान लीजिए भारत का कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली जो है इंडिया के बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, और तो विराट कोहली है तो भारत के नागरिक, लेकिन मान लीजिए कि विराट कोहली लंदन में रहते हैं। ठीक है, वैसे भी वो लंदन में ही रह रहे हैं, लेकिन अभी भी वो भारत के आम नागरिक कहलाते हैं क्योंकि उनकी कमाई जो हो रही है ना वो भारत से हो रही है। वो भले ही लंदन में रहने लगे हैं, लेकिन वो जो पैसा कमा रहे हैं विराट कोहली, वो बीसीसीआई और आईपीएल से कमा रहे हैं, और ये दोनों संस्थान किसके हैं? भारत के। तो इसलिए विराट कोहली आज भी भारत के नागरिक और भारत के आम रहवासी माने जाते हैं। लेकिन अगर वो आईपीएल खेलना बंद कर दें या क्रिकेट से उनका नाता टूट जाए और फिर वो लंदन में रह करके कोई बिजनेस स्टार्ट कर ले वहां पर, ठीक, तो और वहां पर उस बिजनेस को 1 साल से ज्यादा वो चला ले, तो वो वहां के आम रहवासी बन जाएंगे, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो भारत के नागरिक हैं। उसके बाद भी वो कहाँ के रहवासी बन जाएंगे? वहां के रहवासी। तो आपको समझ में आ रहा है नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है? कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो 1 साल से ज्यादा किसी भी देश में आर्थिक गतिविधि कर रहा है, ठीक है, अब वो चाहे नागरिक हो या ना हो, वो कोई इंडिविजुअल हो, एंटरप्राइज हो, इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी, अगर वो 1 साल से ज्यादा काम कर रहा है, आर्थिक गतिविधि, मैं बार बार बोल रहा हूं इकोनॉमिक एक्टिविटी, आ करके सिर्फ यहाँ रह रहा है इससे मतलब नहीं है कि आप उसको नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मान सकते, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है।
मतलब कोई वो बिजनेस कर रहा है या कहीं नौकरी कर रहा है, तो वो आम रहवासी कहलाएगा। अब वो जरूरी नहीं है कि वो भारत का नागरिक, वो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो भारत का नागरिक, लेकिन राष्ट्रीय आय में उसकी आय जुड़ेगी। बात समझ में आ रही है? तो आपको नॉर्मल रेसिडेंट समझ में आया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी कई सारे नॉर्मल रेसिडेंट हमारे हैं, जैसे कि हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, ठीक है, वो अगर इंडिया की जो एम्बेसीज है, ठीक है, हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं वो इंडिया की जो एम्बेसीज फॉरेन में है अगर वहां पर हैं वो, तो उनकी भी जो इनकम होगी वो भी राष्ट्रीय आय में जुड़ेगी, वो भी आम रहवासी ही कहलाएंगे भारत के, क्योंकि वो भारत के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वहां है। तो जो डिप्लोमेट्स या मिलिट्री पर्सनल्स अब्रॉड में स्टेशन है वो भी नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर इंडिया में जो फॉरेन एम्बेसीज है, देखिए इंडिया में भी बहुत सारी फॉरेन एम्बेसीज है, दूसरे देश के दूतावास यहाँ भी हैं। आप चले जाइए दिल्ली में, आपको लाइन से सारे दूतावास मिलेंगे। तो वहां पर जो इंडियंस काम कर रहे होंगे, भाई कुछ इंडियंस भी तो काम करते हैं ना वहां पर, भाई एम्बेसीज में बहुत सारे पेपर वर्क के लिए इंडियंस को रखा जाता है। तो जो इंडियंस वहां पर काम कर रहे हैं उनसे जो इनकम जनरेट हो रही है वो भी नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे भारत के, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो जो डिप्लोमेट्स विदेशों में हैं या जो फॉरेन एम्बेसीज में भारतीय काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सारे क्या कहलाएंगे, नॉर्मल रेसिडेंट। बात समझ में आ रही है आपको? तो आपको नॉर्मल रेसिडेंट समझ में आए, ठीक। अब हम किनको नहीं मानेंगे आम रहवासी? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एज अ विदेश से टूरिस्ट बन के यहाँ आता है। भाई देखिए बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो घूमने आते हैं, ठीक है, बहुत से फॉरेनर्स होते हैं जो भारत घूमने आते हैं, टूरिस्ट जिसको हम कहते हैं। और जाहिर सी बात है वो यहाँ आते हैं तो होटल में रुकते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, तो आर्थिक गतिविधि तो वो भी करते हैं यहाँ पे। भाई कोई अगर घूमने आ रहा है तो आर्थिक गतिविधि तो करेगा ना, होटल लेगा, रेस्टोरेंट में खाना खाएगा, घूमने जाएगा, ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेगा, आर्थिक गतिविधि तो वो कर रहा है। पर क्या हम उस टूरिस्ट को नॉर्मल रेसिडेंट मान सकते हैं? उनको नहीं माना जाता, टूरिस्टों को नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माना जाता। कुछ लोग इलाज कराने भी आते हैं, मेडिकल इलाज कराने भी आते हैं, जिनको बोलते हैं शॉर्ट टर्म विजिटर्स। बहुत छोटे समय के लिए कोई विजिटर आता है तो उसको भी नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माना जाता, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको फॉरेन एम्बेसीज बताई जो भारत में है, यहाँ पर कुछ फॉरेनर्स भी आए होंगे जो यहाँ काम करते होंगे। भाई ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ इंडियंस ही काम करते होंगे, कुछ फॉरेनर्स भी होते होंगे, तो उनकी भी जो इनकम होती है वो नॉर्मल रेसिडेंट इंडिया के नहीं कहलाते। तो आपको समझ में आ रहा है कौन लोग नहीं कहलाते, ठीक, और कौन लोग नॉर्मल रेसिडेंट कहलाते हैं। तो आपको आम रहवासी समझ में आया, मतलब ये कोई व्यक्ति भी हो सकता है, इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, एंटरप्राइज भी हो सकता है। अगर वो 1 साल से ज्यादा के लिए किसी भी देश में आर्थिक गतिविधि कर रहा है तो वो उस देश का आम रहवासी हो जाएगा और उसकी इनकम को नेशनल इनकम में। बात समझ में आ गई आपको, ठीक। तो ये था नॉर्मल रेसिडेंट, आम रहवासी, ठीक। यहां पर बात समझ में आ गई यहां तक, ठीक। चलिए इसके आगे अब बढ़ते हैं। अगला जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। हेडिंग डालिए, इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक।
आर भारत का इकोनॉमिक टेरिटरी, देखिए अगर हम टेरिटरी की बात करें या क्षेत्र की बात करें, ठीक, तो एक हमने देखा है इंडिया का मैप, भारत का मैप सभी ने देखा होगा भारत का। वो भारत की कौन सी सीमा बताता है, टेरिटरी अगर हम बात करें तो वो भारत की भौगोलिक, जियोग्राफिकल टेरिटरी बताता है। मतलब वो जियोग्राफिकल टेरिटरी बताता है, ठीक है, क्षेत्र। बात समझ में आ रही है? तो मैप हमारा क्या बताता है हमको, जियोग्राफिकल टेरिटरी। जैसे भारत की एक ज्योग्राफी है, भारत का एक भूखंड है, ठीक है, तो ऐसे ही भारत की जियोग्राफिकल टेरिटरी होती है और एक भारत की इकोनॉमिक टेरिटरी भी होती है, आर्थिक सीमा। देखिए दो सीमाएं होती है, एक होती है भौगोलिक सीमा जिसको हम कहते हैं ज्योग्राफिकल टेरिटरी। जैसे भारत की आपको भौगोलिक सीमा कहाँ नजर आएगी, मैप में। आप जो मानचित्र देखेंगे, मैप देखेंगे, तो उसमें भारत की भौगोलिक सीमा, जियोग्राफिकल टेरिटरी दिखी। पर भारत की एक इकोनॉमिक टेरिटरी, आर्थिक सीमा भी होती है। तो यहां पर हम पढ़ेंगे भारत की आर्थिक सीमा। भारत की भौगोलिक सीमा से हमें यहां कोई मतलब नहीं। हालांकि भारत की आर्थिक सीमा में भौगोलिक सीमा भी आएगी, ऐसा नहीं है कि भौगोलिक सीमा नहीं है, बट भौगोलिक सीमा के बाहर के भी कुछ क्षेत्र आते हैं जो आर्थिक सीमा में भारत के कहलाते हैं। अभी हम देखेंगे। तो बेसिकली जो इकोनॉमिक टेरिटरी होती है, आर्थिक सीमा, इसको हम घरेलू सीमा भी कहते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी, घरेलू सीमा। इसमें वो सीमाएं होती हैं, भारत की वो सीमाएं होती हैं जहां पर कोई व्यक्ति हो, कोई सामान हो, या फिर कोई भी पैसा, कैपिटल हो, वो अगर फ्रीली सर्कुलेट हो सकता है, आराम से सर्कुलेट हो सकता है, उसको भारत की आर्थिक सीमा या घरेलू सीमा कहते हैं। मतलब चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, या फिर वो पैसा, अगर वो आराम से सर्कुलेट हो पा रहा है फ्रीली, ऐसे क्षेत्र को, घरेलू क्षेत्र को हम, जहां पर हमारी जो सरकार है वो एडमिनिस्टर कर रही है इन क्षेत्रों को, एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, वहां की सरकार उसका पूरा प्रबंधन देख रही है। जिस क्षेत्र के अंतर्गत हमारे जो लोग हैं, सामान है, या जो पैसा है, वो कैपिटल फ्रीली सर्कुलेट हो सके, उसको भारत की आर्थिक सीमा, या जिसको हम घरेलू सीमा कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब इन घरेलू सीमा में एक्चुअली में आता कौन कौन है, हमें ये समझना है, ठीक। देखिए इकोनॉमिक टेरिटरी में अभी मैंने आपको बताया, सबसे पहली बात तो आपका पूरा ज्योग्राफिकल टेरिटरी इसके अंदर आता है। मतलब भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। हमारा जो लैंड मास है, पूरा ज्योग्राफी, आपने मैप देखा हो भारत का, वो एक तो आता है इसके अंदर में। इसके अलावा हमारा एक, बात करें अगर हम, हमारा एयर स्पेस भी एक होता है। देखिए हर देश के ऊपर, ठीक है, जितने देश की उसकी सीमा होती है, उसके ऊपर के क्षेत्र को उस देश का एयर स्पेस कहा जाता है। जैसे इंडिया के ऊपर से अगर कोई भी जहाज उड़ रहा है तो वो भारत के एयर स्पेस में, ऐसे ही अन्य देशों के भी एयर स्पेस होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये जो एयर स्पेस होता है ना, ये हमारी जमीन के जो ऊपर, जो आसमान का जो स्पेस होता है, उसको हम एयर स्पेस कहते हैं। तो भारत का भी अपना एक एयर स्पेस है।
ठीक। इसके अलावा भारत का अपना एक भूजल भी है, टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर मतलब जल सीमा। देखिए ये जो हमारा भारत है, ठीक है, अगर आप बात करें ये भारत है हमारा, ठीक। यहां पर हमारा क्या है, अरेबियन सी। यहाँ क्या है, बे ऑफ बंगाल। ठीक। और यहाँ क्या है, नीचे इंडियन ओशियन है। ये तीन तरफ से समुंदर से घिरा है भारत। अगर हम बात करें, एक तरफ है अरब सागर, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी, और नीचे क्या है, भारतीय महासागर, इंडियन ओशियन। अब ये भारत की सीमा है, ये भारत की सीमा है। अब यहां से लेकर के और 12 नॉटिकल माइल्स तक, कितने, 12 नॉटिकल माइल्स तक, ये भारत का टेरिटोरियल एरिया है वाटर, जिसको हम इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स में कहा जाता है। 12 नॉटिकल माइल्स तक, यहां से भी 12 नॉटिकल माइल होगा, यहां से भी कितना, बंगाल की खाड़ी में कहां तक है हमारा क्षेत्र, 12 नॉटिकल माइल्स तक। तो ये जो पूरा क्षेत्र है, ये 12 नॉटिकल माइल्स तक, देखिए इंटरनेशनल कन्वेंशन है, किसी भी देश की सीमा से 12 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र जो होता है, ठीक है, वो उनका वाटर एरिया, समुद्री क्षेत्र कहलाए। बात समझ में आ रही है, ठीक है, जिसको भारत का पानी कहा जाता है, इंडियन वाटर्स कहा जाता है, 12 नॉटिकल माइल्स तक। तो ये भी भारत के आर्थिक क्षेत्र में आएगा। इसके अलावा जो एयर स्पेस मैंने आपको बताया, ठीक है, वो भी किस क्षेत्र में आएगा, आर्थिक क्षेत्र में आएगा। बात समझ में आ रही है, ये चीज समझ में आई आपको। इसके बाद बात करें, देखिए मैंने आपको बताया था हमारे भारत देश की एम्बेसीज भी है, दूतावास। देखिए हर देश में, फॉरेन में, हर देश में हमारे देश का दूतावास है, एम्बेसी है, ठीक है। तो वो जो एम्बेसी जितने एरिया में है ना, वो भी भारत का आर्थिक क्षेत्र ही कहलाएगा, डोमेस्टिक बाउंड्री कहलाएगी। एम्बेसी जो होती है किसी भी देश में, वो एम्बेसी किसका क्षेत्र कहलाएगा, भारत का क्षेत्र कहलाएगा, इसको हम इंडियन एम्बेसी कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम इंडियन एम्बेसी बात करें, हमारी इंडिया की एम्बेसी अगर वॉशिंगटन में है, अमेरिका में, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, हमारी जियोग्राफिकल टेरिटरी में वो नहीं आएगा, याद रखिए, हमारी भौगोलिक सीमा में वो नहीं आएगा, लेकिन हमारी आर्थिक सीमा में वो आएगा। तो जो एम्बेसीज हैं फॉरेन में, ठीक है, उनका क्षेत्र जो आता है वो भी हमारा डोमेस्टिक है, ठीक। इसके अलावा हमारे देश के अगर किसी देश में मिलिट्री बेस, सैनिक छावनी, मिलिट्री बेस, देखिए कई सारे देशों का दूसरे देशों में मिलिट्री बेस होता है। जैसे अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका का जो मिडिल ईस्ट में जितने देश हैं, मिडिल ईस्ट के, ईरान को छोड़ के, तो सब जगह अमेरिका ने अपने मिलिट्री बेस बनाए। तो वो जो मिलिट्री बेस है ना, वो भले ही दूसरे देश की जमीन पर है, बट वो किसके ग्रह क्षेत्र में आएगा, वो उस देश के गृह क्षेत्र में आएगा जिसका मिलिट्री बेस है। जैसे अमेरिका का मिलिट्री बेस अगर सऊदी अरेबिया में है, तो वो अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी, के में आएगा। बात समझ में आ रही, घरेलू सीमा में आएगा, क्योंकि वो उनका मिलिट्री बेस। तो ऐसे ही विदेशों में हमारी जो एम्बेसीज होती है, ठीक है, या कई जगहों पर कॉन्सुलेट्स भी होते हैं, कॉन्सुलेट्स भी होते हैं, ठीक है, ये सब किस में आएंगे, भारत के घरेलू क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र में। बात समझ में आ रही है। अब यहां पर अगर हम बात करें, तो कई सारे हमारे देशों में अगर हम बात करें कि 12 नॉटिकल माइल्स के बाद भी, ठीक है, मान लीजिए यहां पर हमारी कोई शिप खड़ी है, ठीक है, जो यहां से तेल निकाल रही है। देखिए कई ऐसी होती हैं जहाज वगैरह जो अपने टेरिटोरियल वाटर्स में नहीं है, वो हमारे टेरिटोरियल वाटर से भी बाहर निकल गए,
अब यहाँ पर हमारी एक शिप खड़ी है जो तेल निकाल रही है, समुंदर से क्या निकाल रही है, ऑयल निकाल रही है, ठीक है। तो जो समुंदर से तेल निकाल रही है, गैस निकाल रही है समुंदर से, तो चूंकि ये भारत के ना तो उसमें है टेरिटोरियल वाटर में, और ना ही भारत के भौगोलिक क्षेत्र में, लेकिन फिर भी ये भारत के आर्थिक क्षेत्र में आएगा, क्योंकि यहाँ पर भारत का जहाज लगा हुआ है और तेल निकाल रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये भी किस में आएगा, इकोनॉमिक टेरिटरी में आएगा। ऐसे ही देखिए, आप हवाई जहाज में बैठ के जाते हैं, मान लीजिए इंडियन एयरलाइंस, या जिसे हम कहें एयर इंडिया। एयर इंडिया किसकी कंपनी है, भारत की कंपनी है, इंडिया की कंपनी है ना। एयर इंडिया जहाजों से हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। एयर इंडिया कहाँ की कंपनी है, भारत की कंपनी है। मान लीजिए आपको लंदन जाना है, ठीक है, आप एयर इंडिया के फ्लाइट में बैठे, और लंदन में जो हीथ्रो एयरपोर्ट है, लंदन के एयरपोर्ट का नाम क्या है, हीथ्रो एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट है, हीथ्रो एयरपोर्ट, ठीक। तो लंदन का जो हीथ्रो एयरपोर्ट है, हीथ्रो एयरपोर्ट, वहां पर अगर हमारी फ्लाइट लैंड कर रही है, ठीक है, तो अगर उस फ्लाइट के अंदर मौजूद हैं, मतलब वो जो फ्लाइट है, ठीक है, अगर आप उसके अंदर मौजूद हैं, मतलब आप भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में। जब तक आप उस फ्लाइट के अंदर हैं, तब तक आप भारत की घरेलू सीमा में, भले ही वो प्लेन कहाँ खड़ा है, लंदन में खड़ा है, लेकिन आप हैं किस में, भारत की घरेलू सीमा, ठीक। तो ऐसे ही हमारे कोई जहाज, पानी वाला जहाज हो या हमारा जो हवाई जहाज, अगर वो दूसरे देश में भी जा रहा है, ठीक है, और आप अगर उसके अंदर हैं, तो आप अपनी ही घरेलू सीमा में, याद रखिए। क्योंकि वहां पर भी क्या है, ये सब किसकी कंपनी है, भारत की कंपनी। तो वो भी क्या कहलाएगा, तो एक इंडियन एयरक्राफ्ट में अगर कोई व्यक्ति बैठा है और वो लंदन में एयरक्राफ्ट खड़ा है, फिर भी वो भारत की घरेलू सीमा में। बात समझ में आ रही है, ठीक। अब कौन कौन से चीजें आर्थिक सीमा में भारत के नहीं आती, भारत के आर्थिक सीमा में नहीं आती, वो कौन कौन सी चीजें। सबसे पहला तो हम बात करें हमारे देश में जो फॉरेन एम्बेसीज, वो हमारी आर्थिक सीमा में नहीं आती। वो हमारी भौगोलिक सीमा में आती हैं, लेकिन आर्थिक सीमा में नहीं आती। तो जो फॉरेन एम्बेसीज भारत में काम कर रही हैं, ठीक है, भारत में जो चल रही हैं, या कॉन्सुलेट्स भारत में, ये इकोनॉमिक टेरिटरी में नहीं आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, भारत में कोई फॉरेन मिलिट्री बेस है, भाई किसी विदेशी, किसी दूसरे देश ने हमारे देश में अपना एक मिलिट्री बेस बनाया है, ठीक है, तो वो भी हमारी आर्थिक सीमा में नहीं आए, ठीक है। इसके अलावा कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस अगर भारत में, जैसे मान लेते हैं यूएन का कोई ऑफिस भारत में, यूएन का ऑफिस कहाँ पे है, तो वो भी भारत की आर्थिक सीमा में नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? तो आपको भारत की आर्थिक सीमा समझ में आई। तो आर्थिक सीमा में सिर्फ भौगोलिक सीमा नहीं होती, भारत का एयर स्पेस, भारत की वाटर टेरिटरी 12 नॉटिकल माइल्स तक, और अगर उसके बाद भी भारत का कोई जहाज विदेश में भी खड़ा है, चाहे पानी वाला जहाज हो चाहे हवा वाला जहाज, अगर आप उसके अंदर हैं, तो आप भारत की घरेलू सीमा के अंदर। बात समझ में आ गई आपको, ठीक। तो आर्थिक सीमा समझ में आई भारत की क्या है, इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्लियर है ये, ठीक। तो यहां पर आज हम अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं, ठीक। देखिए, आज हमने 4 टॉपिक्स पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा फैक्टर इनकम कारक आय,
उसके बाद हमने हस्तांतरण आय, ट्रांसफर इनकम। हमने देखा कि नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है, आम नागरिक, आम रहवासी कौन, इसकी हमने पढ़ा। इसके अलावा हमने देखा भारत की आर्थिक सीमा, इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके आगे अब हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है। ठीक, इसके अलावा हम देखेंगे करंट प्राइस क्या होता है, कांस्टेंट प्राइस क्या होता है। ये सब चीजें आपको जीडीपी में मिलेंगी। आप अर्थव्यवस्था के आंकड़े देखेंगे तो ये चीज आपको सब मिलेगी। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिक से चल रहे हैं। देखिए इकोनॉमिक्स की जो क्लास है ना, वो बिल्कुल बेसिक से चल रही है। आपको एक एक बारीकी समझ में आ रही होगी कि किसको हम आर्थिक सीमा कहेंगे। ठीक है, या भौगोलिक सीमा और आर्थिक सीमा में क्या अंतर है। ठीक, तो देखिए अब इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठता है, ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और अगर आपको हमारे इस चैनल से थोड़ी सी भी, बहुत थोड़ी सी भी मदद अगर आपको अपनी एमपीपीएससी की तैयारी में मिल रही है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। और एक बात और दोस्तों, सेपरेट कॉपी बनाइए, नोट्स बनाते चलिए। एग्जाम टाइम पर यही नोट्स आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। क्लियर हो रहा है? देखिए हमारी अभी चैनल पर दो क्लासेस पैरेलल में चल रही हैं। एक हम हिस्ट्री के रिकॉर्डिंग्स डाल रहे हैं, हिस्ट्री के वीडियोस डाल रहे हैं, मतलब वो पेपर 1 पार्ट ए यूनिट 1, और एक हमारा चल रहा है पेपर 3 पार्ट ए यूनिट। तो दो चीजें हमारी पैरेलल में चल रही हैं। ठीक है, सो गाइस थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।